क्या है कि हर पेन के पीछे एक स्टोरी होती है, हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है। वैसा ही मेरा भी वैसा ही कुछ है। करियर तो हमें भी है। अभी ये जो दादा-दादी है 20-25 लोग हैं, इनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर भी हम इनको स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ से यहाँ पे लाके सँभालते हैं। और ये तो आपके सगे माँ-बाप हैं। आप 1 लोग नहीं सँभाल पा रहे, हम 30 लोग संग प 25-30 लोग सँभाल रहे हैं। वहाँ पे मैंने बात करी होटल में वेटर का काम करता था। उसी बैंक में डॉइचे बैंक डीएसटी में ट्रेनिंग मैनेजर था, उसके बाद एचडीएफसी के साथ काम किया एज़ अ ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर। तो बोलते हैं ना मराठी में बोलते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी पाऊँगा। निंदक अगर मैं आज ज़िंदगी भर आम बोते रहूँगा, तो आम ही खाने के लिए मिले। और मैं ज़िंदगी भर खटास वाले या कड़वे नीम बोऊँगा, तो मेरे ज़िंदगी में नीम ही आएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू की जप्पी। मैं सचिन आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दिवाली में वृद्धाश्रम अटेंड करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग शुरुआत जगदम्बा मंदिर से करते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर हैं। मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे जानिम आश्रम। जानिम आश्रम ये कल्याण में है। पिछले साल भी हमने जानिम आश्रम अटेंड किया था। वहाँ पे काफ़ी सारे वृद्ध लोग हैं और हमसे जितना बन पाता है हम उतना उनको सेवा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जितना हो सकता है उतना डोनेशन देने की कोशिश करते हैं। हम सब बच्चे मिलके जितने भी हमसे बन पाता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अभी हम मंदिर में पूजा अटेंड करेंगे, फिर यहाँ पे जगदम्बा माता का नाम लेके हम लोग हमारा ये प्रोग्राम शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी बारम्मा भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मनि सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मनि सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मनि सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मनि सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी दिवाली में हम लोग जानिम आश्रम आए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे वृद्ध लोग रहते हैं और काफ़ी सारे दादा दादियाँ रहते हैं। ये दादा दादियाँ ऐसे हैं जिनको स्ट्रीट से उठा के मनोज दादा यहाँ पे लेके आते हैं। मनोज दादा इस जानिम आश्रम के कर्ता धर्ता है। उन्होंने ये आश्रम शुरुआत किया है और ही इज़ अ मोटिवेशन। आप उनसे अभी हम लोग थोड़ी देर में मुलाकात भी करने वाले हैं। उनसे बहुत मुश्किल से हमको टाइम मिला है, तो उनसे हम बात भी करेंगे कि उनका ये जर्नी कैसा रहा। उन्होंने ये जानिम आश्रम
क्यों बनाया और इससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उनका इसके पीछे क्या मकसद है, उनका क्या रीज़न है कि उन्होंने ये जानिम आश्रम बनाया जो फ्री में, यहाँ जो भी स्ट्रीट में आपको जो भी बेगर्स या फिर जो भी दादा दादियाँ घूम जाते हैं, मिस हो जाते हैं अपने घर से, कहीं भटक जाते हैं रास्ते से और वो स्ट्रीट में रहने लगते हैं, फिर वो मनोज दादा उनको अपने आश्रम में लेके आते हैं और उनको ठीक करके कोशिश करते हैं कि वो अपने घर तक पहुँचाएँ उनको। तो अभी हम लोग दादा से ही बात करेंगे और आश्रम में भी आएंगे। हमने हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट देने की कोशिश की है। हम सारे जगदम्बा यूथ्स के जितने भी बच्चे लोग हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि साल में एक बार हम लोग जानिम आश्रम आए। तो अभी हम दादा से मुलाकात लेंगे, दादा का एक्सपीरियंस अभी हम लोग जानना चाहेंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग दादा के पास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं जानिम आश्रम और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो कम होगा, क्योंकि इनको काफ़ी साल से हम भी देख रहे हैं और हम हर दिवाली में यहाँ पे आके विजिट करते हैं। तो इनको देख देख के ऐसा लगता है कि हर इंसान ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज उनके साथ बैठ के बात करने का हमको मौका मिल रहा है। तो उनसे सुनेंगे कि वो मोटिवेशन ऐसा लाते कहाँ से। तो नमस्कार मनोज जी। तो आज हम हर दिवाली में यहाँ पे आते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब अभी देखो यहाँ पे ये दुनिया ऐसा है कि इतना गलत चीज़ें हो रही है, तो उसमें से आप जैसे शख्स जो एकदम हटके इतना अच्छा काम वो भी लगातार इतने सालों से कैसे कर रहे हैं, और आपके बारे में छोटा सा जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे ये आश्रम की शुरुआत की और अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा। क्या है कि हर पेन के पीछे एक स्टोरी होती है, हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है। वैसा ही मेरा भी वैसा ही कुछ है। मैं ऑर्फनेज में था। स्वर्गवासी आदरणीय बाबा साहेब देशमुख इन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और उनका कहना ये था कि मैंने आपके लिए कुछ सपोर्ट किया है भगवान की हेल्प से, तो आप भी बड़े हो जाएंगे तो आप भी किसी के काम आए और किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हेल्प करें। तो ऑर्फनेज के बाद मैं औरंगाबाद में कॉलेज के लिए था, तो वहाँ पे होटल में वेटर का काम करता था। तो उस टाइम भी जर्नी वैसे ही थी कि स्ट्रगलफुल जर्नी थी, और ऑर्फनेज से आने के बाद बाहर की दुनिया पता चली, और तब लगा कि भाई हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद होटल में वेटर का काम करते करते फिर कॉलेज किया, उसके बाद मुंबई आया। तो मुंबई में सिनेमा में काम करना था, तो फिर वो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 2 वक्त की रोटी का भी प्रॉब्लम था, तो हीरो बनना तो और मुश्किल था। तो तब मैंने डॉइचे बैंक डीएसटी में एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। उसके बाद उसी बैंक में डॉइचे बैंक डीएसटी में ट्रेनिंग मैनेजर था। उसके बाद एचडीएफसी के साथ काम किया एज अ ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर। और जैसे ही अर्निंग चालू हो गया तब थोड़ा मैं मेरे हिस्ट्री में गया कि मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया खड़ा होने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो फिर वो वापस से चेतना जागी हुई, और मैंने जब बचपन में सोचा था कि अभी ये ओल्ड एज होम के बारे में आप पूछ रहे थे कि ये चालू क्यों किया, तो मेरी वो चेतना अंदर से जग गई कि भाई मैं बैंक में जा रहा हूँ, सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक काम कर रहा हूँ, घर पे लौट रहा हूँ। तो ये जर्नी में मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, और जिनके लिए जीना चाहिए उनके लिए नहीं जी रहा हूँ। जो मैंने बचपन में ठाना था, एक इंसिडेंस ऐसा था कि मेरी दादी भी ऐसे ही उसको लाइफ जीनी पड़ी थी, जो भी आपने दादा दादी देखे हैं। तो वो लाइफ किसी पे नहीं आना चाहिए। जैसे कि बचपन में मैं शहर में गया था, तो सिटी में जाने के बाद तब ऐसे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे दादा दादी देखे, और तब मुझे लगा कि अरे ऐसी हालत मेरी दादी की तो नहीं होगी। और मैंने ये सोचा कि ये दादा दादी तो किताबों में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं कि बाबा ये पोतों के साथ खेलते हैं, उनके साथ गाना गाते हैं, उनको लोरी सुना के सुलाते हैं, तो ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा।
और तब मैंने मेरे दादी के लिए बहुत प्रयास किया, तब उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं स्कूल में था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जब 2 वक़्त की रोटी कमा लूँ, तब ऐसे दादा-दादियों के लिए काम करूँगा जो मजबूरन ऐसे लाइफ़ जी रहे। तो पिछले 6-7 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दादा-दादी रास्ते पे मिलते थे, उनको हम खाना देते थे, 20-25 दादा-दादियों को। तो फिर खाना देते-देते ऐसे लगा कि ये रास्ते पे क्यों रहेंगे? तो हमने सोचा कि चलो घर पे लेके आते हैं। तो मैं लोढ़ा सिटी में रहता था, तो वहाँ पे हमारी फ्लैट में दादा-दादी रहते थे। और रहते-रहते ऐसा हो गया कि सोसाइटी के लोग अगेंस्ट गए कि ऐसे लोग आप लेकर नहीं रह सकते सोसाइटी में। तो मैंने भी सोचा हाँ, बराबर है, उनका भी कहना गलत नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से मूव किया, फिर जानियो आश्रम बनाया। तो जो भी दादा-दादी हमें स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ पे मिलते हैं, तो अभी ये वो यहाँ पे रहते हैं। कि मैंने सोचा कि ऐसा टाइम मेरे लाइफ में आज आके गया है कि दादी की ऐसी हालत थी, तो ऐसे किसी और दादा-दादी की हालत ना बने, ऐसे किसी को जीने का किसी पे जीने का टाइम ना आए, इसके लिए फिर ये आश्रम चालू किया है। अच्छा, तो मतलब आप जो रोड स्ट्रीट में जो दादा-दादी रहते हैं, जिनके कोई घर वाले नहीं होते, उनको आप यहाँ लाके तो मतलब फिर ऐसा कोई होता है कि कोई गलती से छूट गया होता है, तो फिर उनको वापस पहुँचाना या फिर कोई जानबूझ के आता है, मतलब कैसे भी? मतलब वापस वो कभी घर जा पाते हैं, ऐसा कोई सिनेरियो होता है? क्या है कि यहाँ पे जो दादा-दादी हमें जो भी यहाँ पे आते हैं, वो स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ से आते हैं। कई बार मिस हो जाते हैं या कई बार ऐसे होते हैं घर गुस्से में छोड़ देते हैं। क्या है कि बुढ़ापा यानी एक बचपन ही है। राइट। तो जैसे ही जो स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ पे मिलता है तो हम उनको पहले पुलिस स्टेशन पे लेके जाते हैं। वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पुलिस स्टेशन से एनओसी लेके उनको यहाँ पे आश्रम में लाते हैं। तो यहाँ पे लाना, यहाँ पे रखना प्रायोरिटी नहीं है। उनको उनके घर तक पहुँचाना ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पे हम खाने-पीने के लिए दे सकते हैं, रहने के लिए दे सकते हैं, मगर बच्चों का प्यार बच्चा ही दे सकता है, पोतों का प्यार पोता ही दे सकता है। तो फिर हम उनको उनके घर ढूँढ के उनको घर पे भेज देते हैं। जैसे गुजरात में भेजा है, झांसी भेजा है, कर्नाटक भेजा है, आंध्र प्रदेश में भेजा हुआ है, यूपी में भेज दिया है। तो ऐसे जो भी दादा-दादी होते हैं उनके रिलेटिव्स को बुलाते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि बाबा कल आपको भी बुढ़ापा है। ऐसे समझा के उनको घर पे भेजते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो फाइनली हम यहाँ पे रखते हैं। तो अभी ऐसे भी काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे मतलब पैसा देके वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को आप रख लो। तो आप पेड भी रखते हो, मतलब कोई पैसा देके अगर समझो हमारे पेरेंट्स को यहाँ रखना चाहते हो, ऐसा आप करते हो या फिर? नहीं, नहीं, वैसे नहीं है। हमने जो दादा-दादी मिलते हैं, एक तो उनको रिलेटिव्स हो तो उनको रिलेटिव के पास भेज देते हैं, अगर उनके पास कोई नहीं होगा तो यहाँ पे रखते हैं। मगर कोई पैसे दे के रहने के लिए आता है, तो हम नहीं रखते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक कार में उनकी माँ, उनकी वाइफ़ और वो आए थे, एक एक आदमी था। तो माँ को कार में बिठाया और वो दोनों आए हस्बैंड वाइफ़। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे हमारे माताजी को रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला क्यों रखना है? तो बोलते चिड़-चिड़ करती है, घर पे झगड़ा होता है, हमें भी करियर है, हमें जॉब पे जाना पड़ता है, तो फिर इनको दोनों को जमता नहीं, इनका झगड़ा होता रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमने उस टाइम मैंने उनको बोला कि देखो, करियर तो हमें भी है। अभी ये जो दादा-दादी है, 20-25 लोग हैं, इनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर भी हम इनको स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ से यहाँ पे लाके सँभालते हैं। और ये तो आपके सगे माँ-बाप हैं। आप एक लोग नहीं सँभाल पा रहे, हम 30 लोग 25-30 लोग सँभाल रहे हैं। तो मैंने बोला करियर तो मुझे भी है। मैं भी कमाने के लिए जाता हूँ, उसके सिवा घर नहीं चलता है। मुझे भी करियर है, मेरी वाइफ़ भी डीएमएलटी पैथोलॉजिस्ट है, वो भी काम करती है। वो आश्रम सँभालती है, क्लिनिक है, वो भी सँभालती है, उसके साथ आश्रम भी सँभालते हैं। तो इसमें ये अच्छी बात ये हुई कि वो आदमी दादी को वापस लेके गया और उनके घर पे ही रखा। ग्रेट। तो बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदा करने वाला कोई नहीं रहा, तो उसकी वजह से ये तादाद तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनको समझाने वाला कोई नहीं रहा, काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन है अभी। तो अभी आपके यहाँ पे आपने बताया कि करीबन 30 के आसपास दादा-दादियाँ हैं। तो मतलब ये 30 का एक्सपेंसेस आप कैसा बेयर करते हो? मतलब आप खुद के जेब से भरते हो? मोस्टली इन काइंड डोनेशन लेते हैं।
जो भी डोनेशन आता है वो इन काइंड आता है, जो दाल चावल फर्नीचर हो या यहाँ पे जो भी चीज़ें लगती हैं हम वो इन काइंड में मंगा लेते हैं। अभी कुछ चीज़ों के लिए पैसा लगता है, लाइक दूध है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टाफ की सैलरी, वो भी हमने थोड़ा सा अलग से करके रखा हुआ है। दूध का बिल जो तो डॉक्टर प्रतिभा है जो मलेशिया में रहती है, तो वो ऑनलाइन एमएस दूध वाले को पे करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कुशल नाम का दोस्त है, वो ऑनलाइन एमएससीबी को पे करता है। स्टाफ की सैलरी एक की दुबई से आती है स्टाफ के अकाउंट में, एक की ठाना से आती है, एक की वेस्ट अफ्रीका से, वो इंडियन अकाउंट से इनको इंडियन अकाउंट में सैलरी मिल जाती है। तो ऐसा करके रखा हुआ है कि ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी ये बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, तो स्पॉन्सर्स को लगता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पे करेंगे, हम संस्था को देंगे, आप इसका अकाउंटेबिलिटी रखो और हमें इसका प्रोग्रेस बताइए। तो कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्सर्स मानते नहीं, हमें आपको डोनेट करना है, आपको जो करना है करिए। तो लास्ट ऑप्शन वो फिनेंशियल डोनेशंस का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन काइंड डोनेशन ही देते हैं, जैसे आप अभी लेके आए हो। राइट। हम्म। तो इसी तरह से आपके पास डोनेशन Yes, आता है। yes. ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। लास्ट में मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब आज के टाइम पे, जैसे कि मतलब सही में आप मोटिवेशन है कि जैसे आपने बताया कि खुद के मम्मी पापा को संभालने के लिए नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे आज की तारीख में 30-35 दादा दादियों को संभाल रहे हैं। तो आज के जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के जनरेशन को देखो क्या है कि बुढ़ापा सबको है, हम उसको टाल नहीं सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा सही है। या मैं चिरकाल तरुण रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आज जो पत्तों को मैं पैरों के नीचे रौंद रहा हूँ, एक ज़माना ऐसा भी था, वही पत्ते हमें छाँव देते थे। राइट। तो इसमें एक छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। आज मैं जो करता हूँ मेरे बच्चे देखते हैं, वही फॉलो करते हैं, और वही मेरे नसीब में भी वही आता है, या कर्मों से नसीब बनता है। तो एक बार क्या हुआ कि पोते ने देखा कि दादी को उसकी मम्मी चाय दे रही है, कप में चाय दे रही है, मगर वो कप को कान ही नहीं था। और बेटे ने पूछा माँ को कि माँ, दादी को आप जो चाय दिया है उसको कान ही नहीं है कप को, मगर उसका हाथ जलेगा ना? तो माँ बोली, अरे बेटा, दादी बूढ़ी हो गई है और उसकी चमड़ी है ना वो भी सख्त हो गई है, तो उसको चटका नहीं लगेगा, उसको जलन नहीं होगी हाथ को, तो तू टेंशन मत ले। और उसके मन में वही रहा कि उसको लगा सही बात है, ऐसा ही होगा। और कुछ दिनों के बाद दादी ऑफ हो गई, और माँ ने सब सामान दादी का जो भी था वो भंगार वाले को बेच दिया, और भंगार वाला वो सब सामान उसके गाड़ी पे डाल के लेके जा रहा था। तो वो बच्चा जो है उसने वो कब देखा वो इसके ऊपर, भंगार के गाड़ी के ऊपर, और माँ की तरफ देखा। माँ बोली, माँ वो कुछ सामान रह गया उसमें। नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो बोला अभी आता हूँ। तो भंगार वाले के गाड़ी के पीछे गया और भाग के वो कप लेके आया। तो माँ बोली, अरे कप क्यों लाया है? वो बोला, माँ कल तू भी बूढ़ी होगी, तो तेरी भी चमड़ी सख्त हो जाएगी, तुझे भी चटका नहीं लगेगा, तो ये बगैर कान वाला कप तुझे भी काम आएगा। तो माँ रो रही थी तब। तो उसको तब लगा कि ये मेरे कर्म है जो मेरे नसीब में कन्वर्ट होके मुझे आ रहे। तो आज जो हम करते हैं वो हम पाते हैं। जो आज मैं बो रहा हूँ वो कल मैं पाऊँगा। अगर मैं आज ज़िंदगी भर आम बोते रहूँगा तो आम ही खाने के लिए मिले। अगर मैं ज़िंदगी भर खटास वाले या कड़वे नीम बोऊँगा तो मेरे ज़िंदगी में नीम ही आएगा। तो मेरे दोस्तों को या आपके दर्शकों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो बोऊँगा वो अच्छा ही बोना चाहिए। मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, उन्होंने क्या क्या लाइफ जी है, वो उनको ही पता है। वो कभी नहीं बताएंगे कि बेटे मैंने तेरे लिए ये किया है, बेटे मैंने तेरे लिए वो किया है। तो आप आपकी माँ बाप की सेवा कीजिए, इसमें आपका ही भविष्य अच्छा रहेगा। इसे स्वार्थ भी समझ लीजिए आप। आपका स्वार्थ भी इसमें रहेगा कि आपका बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा, आप क्योंकि आपके बेटे देखते रहेंगे कि आप माँ बाप के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी जगदम्बा यूथ ने चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जानिम आश्रम में। जैसे कि आपको पता ही हर साल में दो प्रोग्राम हम लोग करते हैं। एक तो अप्रैल मई के आसपास अनाथ आश्रम में जाके हम लोग किताबें सब डोनेट करते हैं, और दिवाली के आसपास हम लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, जो कि जानिम आश्रम में हम लोग पिछले 2 साल से आ रहे हैं। तो जगदम्बा यूथ के आदर्श स्तंभ प्रसाद देवाड़ीगा आज हमारे साथ हैं। तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसा रहा उनका, मतलब वो तो किस तरह से ये चैरिटेबल प्रोग्राम जो भी है आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपके मतलब एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि कैसा, किस तरह से आप ये सब करते हो। पहले तो मैं जगदम्बा यूथ की तरफ से सबको नमस्कार कहता हूँ। और जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजिंग या ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी यूथ है कुछ है, हम लोग मंदिर में आते हैं सब, जितने भी है जगदम्बा मंदिर डोंबिवली से हम लोग ये इसका शुरुआत किया हम लोगों ने। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको उनका ज़रूरत के हिसाब से जो भी लगता है, जैसा अभी हम लोग रुद्राश्रम में आते हैं तो फिर यहाँ पे इनको अन्न का कमी है जो भी है, और जैसा जो भी फूड का इनको रिक्वायरमेंट है, ये सब हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। और लेकिन हम लोग उतना भी पूरा नहीं कर पाते कि जितना इनका ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आगे आओ, हमारे साथ जुड़ो। और मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे को इतना दो उतना दो, हमको इतना चीज़ के लिए चाहिए। अगर आप 10-20 जो भी आपसे बनता है, 50-100 जो भी बनता है, आप उतना भी हमको बोलेंगे तो भी हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम इनको मदद कर पाएंगे। जैसा भी हम लोग रुद्राश्रम आते हैं तो पूरा इनका खाने का जो भी है, चावल हो गया, दाल हो गया, और नाश्ते के लिए जो जैसा रवा पोहा, या तो फिर इनका यूज़ करने के लिए साबुन तेल, ये सब हम लोग पुराते हैं इनको। बहुत ही कम क्वांटिटी है। और बाकी हम लोग जाते हैं जब भी अनाथ आश्रम में, वहाँ पे एक भी 100-120 बच्चे लोग तक है। वहाँ पे हम लोग स्टेशनरीज के पूरे जो भी उनको रिक्वायरमेंट है 1 साल भर के लिए पढ़ाई का, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। मतलब उनको भी उतना नहीं कर पाते अभी, जैसा जितना किताबें लगते हैं वैसा नोटबुक वगैरह हम दे पाते हैं। जैसा हमारा कोशिश है कि किसी का एजुकेशन के लिए उनको जो भी पूरा हुआ चाहिए, अनाथ आश्रम में है, इनको अभी मदद जितना भी लगेगा वो सब करने का हम लोग कोशिश ही करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आइए और बड़ा ताइनात पे हमको ये चीज़ का क्या बोलते हैं वो करना है। तो आज हमारे साथ रतन पुजारी भी है, और ये भी हमको हमेशा हर प्रोग्राम में मदद करते हैं। तो आपका मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपने हाल ही में जगदम्बा यूथ ज्वाइन किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे को तो प्रसाद अन्ना ने बहुत सब सिखाया है, जगदम्बा के कारण बहुत मदद करने जैसे सिखाया। और अच्छा लगता है कि कभी कभी यूथ ये सब काम कर रहे हैं कि कल जाके यूथ ये जो काम करेगा वो उनके लिए बेनिफिट है, कि उनको मालूम पड़े कि हमारे माँ बाप को कैसा रखना चाहिए। आजकल के लोग माँ बाप को बाहर फेंक के खुद एंजॉय करने जाते हैं, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि कैसे कैसी ज़िंदगी जी रहे लोग। तो ठीक है, आप जितना हम लोग से होता है, जितना भी प्रसाद अन्ना मेरे को हर बार बोलते हैं कि जो कमाते हैं, सैलरी पर्सन हो या बिजनेसमैन, 20% डोनेशन देना ही चाहिए कहाँ पे भी, कि तब जाके अच्छा लगता है कि तुम बाबा सुखी ज़िंदगी जी रहे हो या कुछ भी अच्छा कर रहे हो। तो मेरा तरफ से मैं करता हूँ, मेरा फैमिली मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे घर वाले करते हैं, मेरे दोस्त लोग मेरे को करते हैं। तो एक अच्छा बैकग्राउंड से मेरा सपोर्टिंग रोल जगदम्बा को जाता है। और जगदम्बा ने, मंदिर ने तो मेरे को बहुत कुछ दिया है, ऐसे नहीं कि नहीं। और बाकी सब संस्थे में मैं जुड़ा हूँ। हमारा खुद का मंडल भी है, हमारा खुद का मंडल में भी हम काम करते हैं। जगदम्बा इसमें भी काम करता हूँ, संघ परिवार में भी काम करते हैं हम। अच्छा लगता है कि सब लोग मिलके, और सब ऐसा लग रहा है कि सब अपने गांव वाले एक साथ होके काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप लोग काम करते रहो, ऐसे ही समाज सेवा करते रहो, और आप लोग को देखे और भी काफ़ी लोग आगे आए और ऐसे ही समाजों को सपोर्ट करें जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। खुद कमाने के बाद अगर कुछ बचता है, या फिर अगर उनको लगता है कि हमको डोनेशन देना चाहिए, तो ज़रूर आगे बढ़ के आप लोग को देख के शायद वो मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने ये जो मनोज दादा और प्रसाद अन्ना, ये ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको देख के हमको ऐसा लगता है कि सही में ये जो कर रहे हैं, अगर हमने भी अगर हमारे हिसाब से जितना बन सके अगर हम लोग उतना भी करेंगे तो भी काफ़ी बड़ी बात है। हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमको एक चीज़ ये पता चला कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको सही में मतलब ज़रूरत है। यहाँ पे हमने कोशिश किया, जैसे कि आपने देखा कि प्रसाद अन्ना ने भी बोला कि हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनेशन कर सके, लेकिन हमारा भी हाथ लिमिटेशन है।
लेकिन अगर आप लोग सब आ गए और आप लोग ने भी अगर सपोर्ट दिया तो शायद हम नेक्स्ट ईयर अगर हम जब आएंगे तो हम इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं मनोज दादा जिन्होंने उनका बहुत ही मूल्यवान टाइम निकाल के हमको टाइम दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जगदम्बा और उनको दिए हुए जगदम्बा यूथ्स और उनको दिए गए सारे स्पॉन्सर्स को भी मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और यही उनसे अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में जो भी होगा ऐसा कुछ अगर चैरिटेबल फंक्शन या फिर चैरिटेबल इवेंट अगर कोई कंडक्ट हो रहा है तो आप बढ़ चढ़ के उस पर साथ दें। थैंक यू सो मच।